नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल नीरव हिंगू। और आज हम बात करेंगे राजयोग साधना और पंच महाभूत, जो कि ये हमारा शरीर पंच महाभूत से ही बना हुआ है और पंच महाभूतों से ही सारा जगत का भी ताना बाना बना हुआ है और हमारा शरीर भी पंच महाभूत से बना हुआ है और इसी शरीर में मानव कल्याण का सारा खजाना भरा पड़ा है और उसी को खोजने का सामर्थ्य मानव को बहाल किया गया है। इसी शरीर के 3 तत्व माने गए हैं, वायु तत्व, अग्नि तत्व और पानी तत्व यानी जल तत्व। इनसे ही सारे जगत का और हमारे सारा जो जीवन है उसका व्यवहार चलता है। इन 3 तत्वों में बिगाड़ होने पर रोग पैदा हो जाते हैं और अकस्मात मृत्यु भी हो सकती है। और इसीलिए योग शास्त्र कहता है बचने के लिए भारतीय योग दर्शन में और योग के कई शास्त्र है, उसमें शुद्धिकरण के प्रकार बताए गए हैं। जैसे शुद्धिकर्म करने के पश्चात यम नियम का पालन करना, आसन, प्राणायाम, मुद्रा आदि का अभ्यास करने के अंतर्गत शरीर की कार्य क्षमता को विकसित करने के लिए प्रेरित किया गया है। और यदि योग आप नित्य साधना करते तो आपका शरीर निरोगी बना रहता है और अचानक आने वाला जो बीमारी है उसका आपका डर निकल जाता है और मन बहुत ही शक्तिशाली बन जाता है। और योग का जो अभ्यास है उसके साथ साथ में कुछ आवश्यक तत्व माने गए हैं, जैसे शुद्ध आचरण करना, शुद्ध आहार खाना, शुद्ध विहार होना और साथ साथ में योग अभ्यास की जो मुख्य तत्व माने गए हैं यम नियम, उसको तो पालन करना ही चाहिए। और इन्हीं तत्वों का पालन करने से कहते हैं शरीर और मन में एक अनंत भक्ति का और अनंत शक्ति का भंडार खोलने की आध्यात्मिक चाबी उस योग अभ्यासी को प्राप्त हो जाती है। पंच तत्व के बारे में आयुर्वेद में भी सिद्धांत में बहुत सारे लाभ बताए गए हैं। जैसे सुश्रुत संहिता का 21वां जो अध्याय है उसमें 8वें श्लोक में कहा गया है, विसर्गा दान विक्षेपे सोम सूर्या नीला यथा धारयंती जगह देहम कफ पित्तानि नालष्ठा। मतलब है कि जल, अग्नि तत्व और वायु तत्व, यह जो देवता रूपी तत्व है यही संपूर्ण विश्व का निर्माण करती है और हमारा यह देह विश्व का प्रतीक रूप माना गया है। तभी तो कहा गया है पिंडे ते ब्रह्मांड, जो ब्रह्मांड के अंदर है वही हमारे पिंड के अंदर है। इसीलिए आयुर्वेद में 3 तत्वों को यानी कि वात, पित्त और कफ को प्रधानता दी गई है और इनमें से किसी एक का भी बैलेंस बिगड़ता है तो रोग उत्पन्न होता है और इसी को त्रिदोष भी कहा गया है। आधुनिक युग में मानव को आश्चर्यजनक रूप से हम सभी को प्रगति मिली है और आज हम 21st एरा में टेक्निकल युग में जी रहे हैं और आगे भी प्रगति हम करते रहेंगे। परंतु टेक से भी होने के बावजूद भी हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल चौपट हो चुका है और रोग निवारण के लिए हम कुछ कर नहीं सकते। मृत्यु के ऊपर विजय प्राप्त करना तो दूर की बात रही, आज के टेक युग में हमारा डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। हृदय अचानक कम काम करने लगता है, लोगों को डर लगने लगता है, आकस्मिक मृत्यु होना, बीमारी की तरफ खींचा जाना, स्ट्रेस होना, ये आम बात हो गई है। तो मानव को रोग, व्याधि और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने के लिए शक्ति निर्माण की जरूरत है। अगर इस सत्य को जानना है तो भारतीय योग दर्शन का सहारा लेना बहुत जरूरी है। आधुनिक युग में विज्ञान के साथ असंख्य रोग भी निर्माण होते जा रहे हैं और इन रोगों के साथ में मानसिक विकार की संख्या भी बढ़ती जा रही है। और इसीलिए हठ योग, जिसको प्राणायाम शास्त्र का प्रभाव स्वास्थ्य पर देखा गया है, शरीर शुद्धि का यह मूल प्रक्रिया और मूल आधार माना गया है और इसी प्रक्रिया में परिपक्व शरीर की प्राप्ति होकर मनोशुद्धि और दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। मनोबल अच्छा रहता है और इसीलिए हठ योग और आयुर्वेद में भारतीय ऋषि मुनियों ने इन दोनों को साथ में मिलाने के लिए एक विशिष्ट योग का आविर्भाव किया है, जिसको राजयोग भी कहते हैं। हमारी यौगिक क्रियाओं को त्रिवेणी संगम की तरह 3 प्रकार से इसको विभाजित किया गया है, ताकि हमारी 3 जो काया है, आपको पता होना चाहिए हमारे 3 प्रकार का शरीर माना गया है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर है। पहले आता हूँ स्थूल शरीर, जो फिजिकल बॉडी है। स्थूल शरीर को हल्का और शुद्ध रखना जरूरी है। हल्के से मतलब
जितनी आवश्यकता हो उतनी ही स्लीप, उतना ही आहार, उतना ही विहार, उसको बैलेंस लाइफ कहा गया है। अगर ऐसा आप कर ना सको तो बीमारी से आप दूर नहीं रहोगे और बीमारी आपके ऊपर हावी हो जाएगी। इसीलिए भी योग करने वालों को सर्वप्रथम कहते हैं कि शरीर शुद्धि करना चाहिए, जिससे संबंधित योग अपनाने के लिए जरूरी है कि आप यम नियम का पालन करो। पर उससे पहले भी शुद्धिकरण, जो नौली, धौती, त्राटक आदि क्रिया हठयोग में आती है, उससे शरीर शुद्धि पहले कर जरूरी है। उसके बाद आप प्राणायाम और आंतरिक योग की तरफ बढ़ सकते हो। इसके बाद आता है आहार नियंत्रण और हल्का सा आसनों का व्यायाम आपको जरूर करना चाहिए। फिर आता है बंध और मुद्राओं का अभ्यास। इससे आपकी फिजिकल बॉडी को काफ़ी मदद मिलती है और फलस्वरूप जो संचित मल है शरीर के अंदर में, वो धौती, बस्ती, कपाल भारती आदि प्रयोग करने से धीरे धीरे टॉक्सिन मैटर शरीर से दूर हो जाते हैं। और यह सभी क्रिया प्रदान होने के कारण इसको कई ऋषि और विद्वान लोग इसे क्रिया योग नाम से भी जानते हैं, जो कि क्रिया योग काफ़ी अलग है। वो आध्यात्मिक विज्ञान है, सर्वोच्च और श्रेष्ठतम विज्ञान मैं मानता हूँ। फिलहाल आज उसकी बात नहीं करता हूँ। फिर हम बात करेंगे योग के पड़ाव में दूसरा शरीर है, जिसे एस्ट्रल बॉडी कहते हैं, जिसे सूक्ष्म शरीर हम कहते हैं। और सूक्ष्म शरीर की साधना, उसका ध्यान और जप आदि क्रिया करनी पड़ती है सूक्ष्म शरीर को एक्टिवेट करने के लिए। और इस एस्ट्रल बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना चाहिए, इसके ऊपर मैंने अपने वर्डप्रेस ब्लॉग पर पूरा विस्तार से बताया भी है कि किस तरह से सूक्ष्म शरीर को एक्टिवेट किया जाता है। फिलहाल ये कहूँगा, सूक्ष्म शरीर भी काफ़ी सूक्ष्म जैसे शब्द हैं, काफ़ी लाइट होता है, हवा से भी ज़्यादा सूक्ष्म होता है और ये धुएं के आकार का रहता है। और ये कहीं पर भी पंच महाभूतों की तरह ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, गुरु तत्वाकर्षण के कारण बंधा हुआ नहीं रहता। ठीक है। और इसीलिए सूक्ष्म होने के कारण ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह कर सकता है, जर्नी कर सकता है, घूम सकता है। पर इसके लिए विशिष्ट योग के अभ्यास की आवश्यकता रहती है। तीसरा आता है कारण शरीर। कारण शरीर की साधना करनी पड़ती है। कारण शरीर की साधना कहूँ तो अंतकरण का शुद्धिकरण। इसके लिए आंतरिक आपको भक्ति जोड़नी पड़ती है, शुद्ध भावना होनी पड़ती है। जब शुद्ध भक्ति और भावना और योग का सम्मिलीकरण होता है, उसे ही असली योग कहते हैं। और इसी को आगे जाके शास्त्रों में अद्वैत और समर्पण की स्थिति बताई गई है। अद्वैत बोले तो जहाँ कोई दो चीज़ों का भ्रम ना हो, एक ही चीज़ है। अद्वैत, द्वैत यानी कि दो, यानी कि ना होना। तो जो दो चीज़ है ही नहीं, केवल एक चीज़ है, उसको वेदांती अद्वैत कहते हैं। उस पर किसी दिन जरूर सेशन लेना चाहूँगा। अद्वैत क्या होता है, बड़ा रोचक और श्रेष्ठतम विषय है मेरा। खैर, इस एपिसोड को यही समाप्त करते हुए आपसे विदा लेना चाहूँगा और आगे की एपिसोड में मैं अपने कुछ और विचार योग के द्वारा मैं स्पष्ट करना चाहूँगा। जैसे कि प्राणायाम काफ़ी बड़ा विषय है, उस पर भी एक बड़ा एपिसोड शायद मैं प्रकाशित करूँगा। और इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। आशा रखता हूँ आज के इस एपिसोड में कुछ ज्ञान की बूंदें आपको मिली होगी। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे बताइए और कौन से विषय पर मैं अपना अनुभव या अपने विचार स्पष्ट करूं। फिलहाल ये जो सीरीज में चलाऊंगा वो योग का चलाऊंगा, तो आगे मैक्सिमम कई एपिसोड योग पर ही मैं बोलना चाहूँगा। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगले एपिसोड में।